किसी ने क्या खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक राजा की है जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने दायित्वों का बहुत निष्ठा से निर्वहन करते थे। हालांकि वो दिव्यांग थे लेकिन फिर भी निरंतर अपने कार्य में लगे रहते थे। प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। प्रजा ये चाहती थी कि हमारे राजा सदा यूं ही स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न रहें, ताकि हमारे राज्य का भी विकास होता रहे। एक दिन वो राजा अपने महल की बीथिका में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ती है जो उनके पूर्वजों की थी। वो देखते हैं उनके पिता की तस्वीर लगी हुई है, परदादा की तस्वीर लगी हुई है, दादा की तस्वीर लगी हुई है और उनके जो पूर्वज थे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो अगली तस्वीर थी वहाँ पर वो रुक गए, क्योंकि वहाँ जगह खाली था। उनको लगा यहाँ तो अब मेरी तस्वीर आएगी, कैसी तस्वीर होगी। चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो दिव्यांग थे, उनके एक हाथ नहीं था, उनकी एक आँख नहीं थी। लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान वो कुछ दुर्घटनावश उनका एक हाथ कट गया और उनकी आँख चली गई। अब सोच में पड़ गई, कैसी बनेगी मेरा चित्र, कैसा बनेगा, मेरी प्रतिमा कैसे होगी। चिंता में थोड़ा सा पड़ गए, आए वापस आ गए दरबार में, सोचने लगे। अपने पूज्य गुरुवर से विचार विमर्श किए, उन्होंने उनका रास्ता बताया। अगले दिन उन्होंने मंत्री को बुलाया, दरबार में ऐलान करवा दिया, राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी राजा की प्रतिमा बनाएगा, पेंटिंग अच्छी बनाएगा, उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। पूरे देश से, पूरे राज्य से मूर्तिकारों को बुलाया गया, पेंटरों को बुलाया गया कि आइए आप बनाइए। सभी लोग आ गए। समस्या ये थी कि कैसे बनाएं पेंटिंग। बड़े बड़े पेंटर्स आए, लेकिन वो भी सोच में पड़ गए कैसे बनाएं। इनाम तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए पेंटिंग से राजा नाराज हो गए, तब क्या होगा, जेल में जाना पड़ जाएगा। इसी सोच में सब पड़ गए, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। उसी बीच में फिर देखते हैं कि एक युवक आता है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20, 22, 25 साल का रहा होगा। वो कहता मैं बनाऊंगा। अब सब लोग उसको भी आश्चर्य से देखने लगे कि ये युवा है, ये क्यों ये ऐसा खतरनाक काम कर रहा है कि मान लो अच्छा बना लिया तो ठीक है, लेकिन अच्छा बनाएगा कैसे। उसे कहा, राजन मुझे समय दीजिए, मैं दूंगा बना करके, मुझे 3-4 दिन का समय चाहिए। तो राजा ने कहा 3-4 दिन है, तुम्हें 1 हफ्ता समय देते हैं, तुम बना के ले आओ। सब लोग चले गए अपने घर। समय आ गया, वो दिन निश्चित हो गया, 1 हफ्ते का समय हो गया। राजा, सब लोग इकट्ठा हो गए। बड़े बड़े जो पेंटर्स थे वो भी आ गए देखने के लिए कि उस युवक ने क्या किया होगा। और देखते हैं, चलिए उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होता है, क्या उसने काम किया है। ये उत्सुकता सबके अंदर थी। अब वो युवक ले आता है, वो दिखाता है, अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। उसको देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं, सीटियां बजने लगती हैं, लोग खुश हो जाते हैं। राजा भी खुश हो जाते हैं देख करके, मंत्री खुश होते हैं और उसको राजा बहुत सारा इनाम देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उसने बनाया क्या, कैसी पेंटिंग बनाई। तो उसने राजा को एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया, शिकार करते हुए दिखाया, शिकारी के वेश में दिखाया। और जब घोड़े पर बैठाया तो राजा का जो पैर नहीं था वो पीछे की तरफ हो गया। और चूंकि शिकारी थे, उनके हाथ में धनुष बाण था, तो तीर निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है। तो उसने उस आंख को बंद कर दिया, जो आंख उनके राजा की गड़बड़ हो गई थी, जो आंख नहीं थी। और बहुत ही शानदार पेंटिंग बनी और बहुत सारा वो इनाम भी पाया। तो दोस्तों, और इस प्रकार से उसने उस काम को करके दिखाया जो अन्य बहुत सारे पेंटर्स नहीं कर पाए, पेंटिंग करने वाले नहीं कर पाए। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। लेकिन इसका सार स्पष्ट है, बहुत कुछ हमें सिखाती है कि हमें भी कुछ करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ हुनर अपने अंदर पैदा करना होता है। बिना हुनर किए हम अपने काम को अच्छी तरीके से उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकते कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। तो याद रखिए, भगवान ने आपको वो हुनर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए
और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आपका दोस्त उदास हो तो उसके पास जाके बैठ जाना। आपका इतना सा काम उसके पास बैठना उसको बहुत सुकून प्रदान करेगा। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी, यह पिता पुत्र की कहानी है। एक पिता थे, उनका एक ही बेटा था। उसके दोस्त लेकिन बहुत सारे थे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पिताजी उसको समझाते थे कि बेटा देखो, ज़्यादा समय मत बर्बाद करो, लेकिन दोस्तों को बनाओ। फिर भी उनका जो बेटा था वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तो लेकिन चूंकि पिता और पुत्र में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छे संबंध थे, तो पिता ने कहा, और उसके पिता के पास कम दोस्त थे, एक या दो ही दोस्त थे। तो उनका जो बेटा था उनका मजाक ही बनाता था। जब वो कभी जाते थे तो कहता था, पिताजी आज कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं अंकल के पास जा रहे हैं ना, आज उन अंकल के पास जा रहे हैं ना, आपके तो दो ही दोस्त हैं। क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे पिता और पुत्र। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा चलो आज अपने दोस्तों की थोड़ा परीक्षा करते हैं, आप अपने दोस्तों की, मैं अपने दोस्त की, चलो। तो जो पुत्र था उनका, उसने कहा ठीक है पिताजी चलिए। उसने शाम को ही कहा चलिए। पिता ने कहा नहीं, शाम को नहीं, समय मैं बताऊं कब चलेंगे, लेकिन आज होगी परीक्षा। तो पिता ने कहा आज हम लोग रात में 1 बजे चलेंगे, अपने दोस्तों के पास चलेंगे और उनकी परीक्षा करेंगे। बस तुम अपने दोस्तों को याद कर लो, कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लिस्ट बना लो, देखेंगे। समय हो गया रात में। पिता ने कहा था बेटा अलार्म लगा लो, ताकि आज चूके नहीं हम लोग, आज करेंगे ही। अलार्म लगा दिया। जैसे ही 1 बजा, अलार्म बजा, उठ गए दोनों लोग। पिता उठे, चाबी लिए, अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, बेटे को साथ बैठाए, कहे चलो बेटा। बेटे ने कहा ठीक है चलो, मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा, उसको फ़ोन लगाते हैं। अब पिता ने फ़ोन लगाया, बेल गई, लेकिन उधर से किसी ने उठाया नहीं। तो उस बेटे ने कहा कि ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता मेरा दोस्त सो रहा, नहीं उठाया हो। फिर से पिता ट्राई करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, घंटी जाती है लेकिन कोई नहीं उठाता। पिताजी कहते हैं चलो उसके घर चलते हैं। अभी सब रात में 1:30 बजे उसके घर पहुँचे। डोरबेल बजाए। ऊपर से यह पता चला कि किसी ने लाइट जलाई, लेकिन ऊपर से देख लिया और लाइट बंद कर दिया। फिर सो गया। डोरबेल भी बजाई, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो जो उनका पुत्र था उसने कहा पिताजी हो सकता मेरा दोस्त सो रहा हो। कहा चलो अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देता, तुम अगले दोस्त को बताओ, तुम्हारा अगला दोस्त कौन बहुत अच्छा है? तो कहता ये दोस्त है। अब जाते हैं, उसको भी फ़ोन लगाते हैं, बेल बजती है, लेकिन कोई उधर से फ़ोन रिसीव नहीं करता है, फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तो चलो उसके घर चलते हैं। पिता कहते हैं चलिए उसके घर चलते हैं। उसके घर चले गए, डोरबेल बजाए, वो तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मदर निकली, उसकी मम्मी निकली। तो मम्मी से कहा ना आंटी मेरे दोस्त से काम है, थोड़ा उसको जगाइए और भेजिए कि दोस्त आया है। तो उसकी मम्मी जाती हैं अंदर, उसको कहती हैं, और बाहर चूँकि सब दोनों लोग बाहर खड़े थे तो सुनाई पड़ती है आवाज़ का। जो दोस्त था उसने कहा अरे मम्मी कहाँ इतनी रात में, बता दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेटा दवा खाया है, सो रहा है। तो उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा है, कुछ बहुत ज़रूरी काम बता दो, हम उसको बता देंगे। तो उसका जो दोस्त होता है, उसका जो पिता था, उनका जो पुत्र होता है, वो कहता नहीं आंटी कोई बात नहीं, रहने दीजिए, चलिए। आगे बढ़ जाते, पिता कहते तीसरे दोस्त को बताओ, तुम्हारा तीसरा कौन सा खास दोस्त है? अब उनका जो बेटा होता है वो कहता पिताजी रहने दीजिए, अब मैंने देख लिया, और चलिए घर चलते हैं, कहाँ अब रात में परेशान हो गए। पिता कहते नहीं बेटा आपके दोस्त हो गए, चलो मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। तो पिता उसके अपने एक दोस्त के पास ले जाते हैं, फ़ोन मिलाते हैं उसको। जैसे ही घंटी बजती है, 2 बार बेल जाती है, तुरंत फ़ोन रिसीव हो जाता है और उनका दोस्त कहता है आ जाओ दोस्त, कहाँ पे हो? तो कहते हैं बस आ रहा हूँ। जाते हैं, दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं, बेल बजाते हैं, तुरंत उनका दोस्त निकलता है और दोस्त अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के निकलता है और कहता है मित्र लो, मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तो उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो पिता होते हैं, कहते हैं नहीं भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे बेटे कुछ काम था, मैं इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो अब तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आप जाइए आराम कीजिए। आगे बढ़ जाते पिता पुत्र। फिर पुत्र कहता चलिए। तो उसकी जो पिता होते वो कहते देखो मेरा ये दोस्त पहला दोस्त है, चलो जो मेरे दूसरे जो आप तुम मजाक करते थे ना, दूसरे आप उन अंकल के पास जा रहे हो, चलो उनसे मिलवाते हैं। फिर उसके पिता आगे बढ़ जाते हैं, अपने दूसरे दोस्त के पास जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं।
अंदर बजाते हैं, एक दो बार बजाए, वैसे अंदर से आवाज़ आई, रुको आ रहा हूँ। आते हैं अंदर, आवाज़ इनकी चूँकि सुन लेते हैं, अंदर जो उसके दोस्त थे, और अंदर से आते हैं तो अपने साथ पैसे की गड्डी भी लाते हैं, साथ में गाड़ी की चाबी भी लाते हैं और कहते हैं दोस्त चलो, ये पैसे ही ले लिया हम, चलो, तो भी कौन परेशान कर रहा है, चलो उसको देखते हैं। तो उसके जो पिता होते कहते नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं तो इधर से गुजर रहा था, तो ऐसे सोचा, अपने बेटा मेरे साथ में था, मैंने कहा चलो तुम्हें इन अंकल से मिलवा देते हैं, बस जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय रात में आए, आप जाइए सोइए। आगे चले आते हैं, पिता पुत्र अब घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो अब पुत्र कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन पिता कहते हैं बेटा देखो, मेरे दो ही दोस्त हैं, जो मेरा पहला दोस्त था वो भी मेरा दोस्त है, लेकिन वो मेरी मदद पैसे से कर सकता है। अगर आपकी मदद कोई पैसे से कर रहा है तो ये भी बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि कभी कभी हम फंस जाते हैं, हमको पैसे की ज़रूरत होती है और हमें पैसा कहीं से नहीं मिलता। और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो मेरा सबसे खास दोस्त है, वो मेरे साथ पैसे के साथ अपना समय भी देने को तैयार है, वो मेरी मदद कभी भी कर सकता है। और वो ये बड़ी बड़ी बात होती है। और अपने पुत्र को समझाते हैं, बेटा आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों को परखना सीखिए, बहुत सारे दोस्तों को मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। और ऐसा कहा करके तो उसका पुत्र थोड़ा सोचता है, चिंतन करने लगता है, सो जाता है और डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि मैं भी अब ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो मेरे मौके पर काम आएँ। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है जो हमें ये समझाती है कि बहुत सारे दोस्त मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। ऐसे दोस्त बनाइए जो मौके पर आपके काम आ सकें और आप उनके काम आ सकें। क्योंकि एक दोस्त अगर अच्छा है, वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, गलत रास्ते पर जाने से रोके और इस प्रकार का काम करे, इस ऐसे मौके पर आपके काम आए कि आप भी कहें हाँ नहीं, आज हमारे दोस्त ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। छोटी सी कहानी दोस्तों सबके लिए है। भगवान ने ऐसी चीज़ें आपको दे रखी हैं, भगवान ऐसे लोगों से आपको मिलाते भी हैं, बस ज़रूरत यह है उनको पकड़ना है। और भगवान ने जो भी दिया है आपको, जैसे भी दोस्त दिया है, जो भी आपको समझ दी है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, उचित समय आने पर वो आपके सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाले नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, ये कहानी शर्मा जी की है, जो तैयार होकर के अपनी कार से अपने दफ्तर जाते थे। एक दिन वो सुबह निकल रहे थे, उनकी मिसेज ने कहा शाम को लौटते समय फल ले आना, सेब ले आना। तो शर्मा जी जा रहे थे, रास्ते में पहुँचे तो संयोग से देखे कि सड़क के किनारे ही एक वृद्धा बैठी हुई थी, जो सेब लेकर के बैठी थी। कार साइड में खड़ी किए और सोचे इनसे सेब ले लेते हैं। गए, पूछे कि सेब कैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा 80 रुपये किलो है। वो कहे नहीं थोड़ा महंगा दे रहे हैं, आप 70 में दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा 75 रुपये ले लो, 5 रुपये कम कर देते हैं। तो नहीं, शर्मा जी ने कहा नहीं 70 रुपये ही दूंगा। तो उन्होंने कहा, माता जी ने कहा नहीं बेटा 75 ले लो, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ बेटा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले रही हूँ। लेकिन शर्मा जी नहीं माने, गए अपनी कार स्टार्ट किए और दफ्तर के लिए चले गए। पूरे दिन भर काम करते रहे, शाम को वापस आने का समय हुआ तो उन्हें ध्यान आया कि मिसेज ने कहा था सेब ले आना है। अब वो चले गए, बड़े शोरूम पर चले गए, जा कर के वहाँ गाड़ी अपनी खड़ी किए, गए वहाँ पूछे भैया सेब दे दो 1 किलो, क्या रेट चल रहा है। तो जब पूछे वहाँ तो उसने कहा भैया 100 रुपये किलो। शर्मा जी कहे नहीं भाई सेब महंगा दे रहे हैं, थोड़ा सा सस्ता कीजिए, इतने में देंगे। कहा हाँ आप तो यहीं से तो आप ले जाते हैं, 100 रुपये ही है। फिर शर्मा जी ने कहा नहीं थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा पीछे देखिए बोर्ड लगा है, कृपया मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें। अब शर्मा जी क्या करें। तो कहा अच्छा ठीक है आते हैं। वहाँ से भी चल दिए, आए अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और वो ध्यान आया कहाँ वहाँ 75 रुपये मिल रहा था, कहाँ यहाँ 100 रुपये में दे रहा है। गाड़ी स्टार्ट किए, भागे, कहे चलिए देखते हैं वही माता जी होंगी, उन्हीं से ले लेंगे सेब। और गाड़ी थोड़ा तेज़ चला करके आए कि कहीं वो चले न जाएं, माता जी चली न जाएं। आए देखे तो वास्तव में माता जी वहाँ बैठी हुई थीं। कार खड़ी किए, आए, जैसे ही आए
तो उन माता जी ने कहा कि बेटा 75 रुपये किलो, उससे पैसा भी कम नहीं करना। उन्होंने कहा अरे माता जी ठीक है, आप 75 रुपये ही आपको देंगे, आप तो 2 किलो सेब दे दीजिए। 2 किलो सेब लेते हैं और उन माता जी को 200 रुपये देते हैं। कहती बेटा हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो कहते नहीं माता जी आप रखिए, 200 रखिए। तो वो कहती हैं अरे बेटा मैं कैसे दूंगी आपको। कहते नहीं आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कल आऊँगा, फिर आपसे सेब ले लूँगा, आप उसे एडजस्ट करना, आप तो सेब अच्छे ले आना, कल मैं और सेब लूँगा। और ले करके वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, मिसेज को सेब देते हैं और जो घटना घटी थी बताते हैं और कहते हैं कि देखिए आज ऐसे ऐसे था, रास्ते में ऐसे लिए और वहाँ दुकान पे गए, इस पूरी बात वो बता देते हैं। उनकी मिसेज थोड़ा दयालु तो कही ठीक है आप उन्हीं से सेब ले आइए। दूसरे दिन जाते हैं, फिर जाते समय ही 500 रुपये आज ले जाते हैं और उन माता जी को दे देते हैं। कहते हैं माता जी आप 500 रुपये रखिए, आप सेब अच्छे लाइएगा और मैं आपसे ही सेब लूँगा। तो कहती बेटा आपके पैसे मैं कैसे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि आपको देना नहीं है पैसे, आप तो सेब ले आइए, मैं ख़रीदता रहूँगा आपसे, और आपके पास जो भी है, जो भी आपकी समस्या, आप जो कर्जदार हैं। एक्चुअली माता जी ने कहा था बेटा मेरे जो पति थे वो बीमार हो गए थे, उनके इलाज पे ढेर सारा पैसा खर्च हो गया और अंत में वो बचे भी नहीं, इसलिए मैं कर्जदार हो गई हूँ और मैंने कुछ सोचा कि क्या करूँ। फिर मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा सेब ला करके बेचती हूँ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देती रहूँगी लोगों का। तो उन्होंने कहा, फिर शर्मा जी ने कहा कि आप ये पैसे रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके सेब लाइए, जो फ़ायदा हो आप देते चलिए, आपका कर्ज भी उतर जाएगा और आपका काम भी चल निकलेगा। शर्मा जी जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई देखिए एक माता जी हैं रास्ते में सेब बेचती हैं, बहुत अच्छा बेचती हैं, बहुत उचित रेट लगाती हैं, आप लोग उन्हीं से लीजिए, सेब उन्हीं से लीजिए। अब उनके जो दोस्त होते हैं वो भी जाते हैं और चूँकि माता जी सबसे सस्ता बेचती थी, अच्छे भाव अच्छे सेब देती थी, इसलिए लोग उनसे ही लेने लगे। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने थोड़ा पैसे इकट्ठा किया और उन माता जी को दे दिया। एक उन्होंने ठेला गाड़ी खरीद ली और अब उस पर वो सेब लाई और उनकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उनका जो कर्ज था वो सब खत्म हो गया। तो एक छोटी सी कहानी ये हमें ये सार था, इसका सार ये है, ये हमें सीख देती है कि हमें जो सड़क के किनारे लोग छोटे छोटे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनसे मोल भाव बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ कोई मोल भाव नहीं करते, फिक्स रेट लगा होता है। आप देखिए मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, कभी आप 1000 नहीं 10,000 की दवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता दुकानदार, कह देता भैया इतना ही लगेगा और आप वहाँ पूरे पैसे दे देते हैं। और बड़े शोरूम में जाते हैं वहाँ भी आप पूरे पैसे दे देते हैं और यहाँ सड़क के किनारे आकर के बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो लोग अपने जज्बे के बल पर भीख नहीं मांगते, अपने मेहनत से कुछ अपना रोजगार करते हैं, उनसे मोल भाव करना बंद कीजिए। और यकीन मानिए कि अगर आप उनको 10-5 रुपये ज़्यादा भी दे दिए तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी जो दुआएं लगेंगी वो आपको जीवन में आगे ले जाएंगी, तरक्की के रास्ते पर बढ़ाएंगी और आपका कल्याण ही करेंगी। आगे भविष्य में आप ध्यान रखिए, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं और आपको लग रहा है कि आदमी अपने जज्बे से चल रहा है, और रेट आप पता कर लीजिए पहले, आपको सुकून मिलेगा। सामान तो आप कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ही। अगर आप उनसे खरीदेंगे और उनको 1-2 रुपये भी ज़्यादा दे देंगे तो जो उसकी दुआ निकलेगी वो आपके बड़े काम की होगी। तो सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।